Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. English Text Reading and Understanding Practice. Lesson number 8, Gulliver's Travels. For a better experience of the course, you should buy our book. Golden English, Intermediate Level 2, Zero to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 8 और आज की जो कहानी है वो है गॉलिवर्स ट्रैवल्स। ठीक, तो आज की कहानी में हम क्या बात करेंगे? आज की कहानी में हम बात करेंगे गॉलिवर्स ट्रैवल्स के बारे में। और इस कहानी में क्या बताया गया? इस कहानी में बताया गया है कि गॉलिवर्स एक मल्लाह है, एक मत्ता कहीं पर जा रहे थे, ये फंस गए थे। ठीक है, पानी की तलाश में लोग इधर उधर गए, पानी नहीं मिला, तो अचानक ये जो है गॉलिवर्स साहब जो हैं ये भी पानी की तलाश में गए हुए थे। अचानक इन्होंने देखा कि कोई मखलूक है, ठीक है, कोई मखलूक है जो भारी भरकम वाला है। ये फिर बचने के लिए छिप गए इधर उधर, आखिरकार इन्हें पकड़ लिया गया और उस मखलूक ने इनको ले जा करके अपने घर ले गया। ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, तो इनकी मुलाकात उनकी फैमिली से हुई। इनका एक बेटा भी था, वो इनके साथ खेलने लग गए, इनके पास आया, उनको अपने हाथ में ले लिया और वो बच्चा इनको खा जाना चाह रहा था, लेकिन उसकी माँ ने इनको बचा लिया और फिर उसके हाथ से छीन करके एक टेबल पर रख दिया और ये वहीं पर सो गए और अपनी फैमिली के बारे में ख्वाब देखने लगे, यानी सो गए वहाँ पर। तो ये कहानी का खुलासा है जिसको आज हम पढ़ेंगे और मैं खुलासा बता देता हूँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको कहानी समझने में आसानी होगी इंशाअल्लाह। ओके, तो इस कहानी में इसी को लेकर के गुफ्तगू की गई है। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी और ये है गॉलिवर्स ट्रैवल्स। तो कहानी में बताया जाएगा, ट्रैवल्स का मतलब होता है सफ़र। ठीक है, यानी किसी रहले में जा रहे थे, कहीं पर टूर पे जा रहे थे, घूमने फिरने जा रहे थे या सफ़र कर रहे थे, तो गॉलिवर्स की सफ़र के बारे में बात की जा रही है। तो इसमें कहा गया है कि व्हेन अ पर्सन टेल्स द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ इन हिज ओन वर्ड्स इट इज़ कॉल्ड एन ऑटोबायोग्राफी। ठीक, तो यहाँ पर एक थोड़ी सी तमहीद बना रहे हैं, यानी कि इब्तदाई कलिमात कह रहे हैं कि व्हेन अ पर्सन टेल्स द स्टोरी, कि जब एक आदमी कहानी बताता है ऑफ हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी की, ठीक है, इन हिज ओन वर्ड्स, अपने ही अल्फाज में, अपने खुद के अल्फाज में। ओके, तो जब एक आदमी अपनी ज़िंदगी की कहानी को अपने ही अल्फाज में बयान करता है, बताता है, इट इज़ कॉल्ड एन ऑटोबायोग्राफी। तो इसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। ऑटोबायोग्राफी किसे कहते हैं? सवाने हयात। ठीक है, सवाने हयात यानी इंसान इसको खुद से लिखता है अपने बारे में, जिससे कि मैं अपने बारे में लिखूं, अपनी ज़िंदगी के बारे में, तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, सवाने हयात कहते हैं जिसे। ओके, तो ये तमहीदी कलिमात हैं कि जब एक आदमी खुद से ही अपनी ज़िंदगी की कहानी को बताता है, लिखता है, बयान करता है, तो उसको हम सवाने हयात या ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। गॉलिवर अ सेलर, तो गॉलिवर अ सेलर ये दोनों एक ही चीज़ है, यानी गॉलिवर नाम है और सेलर ये इसका बदल, यानी जो कि एक मल्लाह था। ठीक है, वाज वंस कॉट, एक मतलब वो पकड़ लिया गया था, यानी वो फंस गया था, इन द लैंड ऑफ जायंट्स, जायंट्स की सरजमीन में।
तो जायंट्स का मतलब होता है इफरीत, यानी भारी जिस्म वाला, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि ऐसी मखलूक जो भारी भरकम हो, भारी जिस्म वाली मखलूक हो, तो भारी यानी इफरीत जिसे हम कह देते हैं, भूत नहीं कहेंगे, इफरीत यानी भारी जिस्म वाला। तो इफरीतों की सरजमीन में एक मर्तबा गॉलिवर जो कि एक मल्लाह थे वो फंस गए थे। कैच का मतलब होता है पकड़ना, लेकिन यहाँ पर क्या मतलब होगा, यानी वो फंस गए थे। ओके, ये आपकी पैसिव वॉइस है, वाज कॉट, आई वाज कॉट, मैं पकड़ लिया गया था, मैं फंस गया था, ठीक है। तो इफरीतों की सरजमीन में एक मर्तबा गॉलिवर जो कि एक मल्लाह है वो फंस गए थे। ओके, फिर आगे क्या हुआ, आगे हुआ दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस। तो दिस इज हाउ, दिस इज ये है, हाउ इस तरीके से, ही डिस्क्राइब्स वो बयान करते हैं, हिज एक्सपीरियंस अपने तजर्बे को, डिस्क्राइब का मतलब है बयान करना। ओके, सो दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस का अगर आप लफ्जी तर्जुमा करें तो बहुत टेढ़ा तर्जुमा होगा। इसका तर्जुमा होगा कि ये है कि वो किस तरह से अपने तजर्बे को बयान करते हैं। लेकिन इसको अगर हम उर्दू में लाएंगे, अपनी उर्दू में, तो हम कहेंगे कि दिस इज हाउ, कि मंदरजा दे तरीके से ही डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस, वो अपनी ज़िंदगी के तजर्बात को यानी अपने तजर्बात को बयान करते हैं। ओके, तो यहाँ पर गर्चे मंदरजा झेल नहीं है, फॉलोइंग, एज पर द फॉलोइंग भी इस्तेमाल करते हैं, एज फॉलोइंग, ही डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंस एज फॉलोइंग, ये भी इस्तेमाल होता है। बट दिस इज हाउ, ये यानी ये नीचे जो बयान किया जा रहा है ये वो तरीका है जिसको इन्होंने अख्तियार किया है, ये माना ले सकते हैं आप, ठीक है। क्या करने के लिए, डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस यानी अपने तजर्बे को बयान करने के लिए। ओके, तो क्या होगा, दिस इज हाउ की मंजरजा दे तरीके से, यानी जो नीचे आ रहा है इस तरीके से, ही डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस, वो अपने तजर्बे को बयान करते हैं, ठीक है। ये एक तर्जुमा हुआ। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ही डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस, की जिस तरीके से उन्होंने अपने तजर्बे को बयान किया है, दिस इज, वो ये है, यानी ये नीचे आ रहा है, ठीक है। तो आप, ये अंग्रेजी की ताबीर है जिसको हम उर्दू में थोड़ा सा बदल लेंगे, ठीक। तो ये तर्जुमा हुआ। आगे चलते हैं। ऑन द 16th of June 1730 we discovered land. Our captain sent a dozen men with vessels for water, if any could be found. When we came to land, we saw no river or spring nor any inhabitants. I went on to explore. The country was barren and rocky. I turned back to join the crew, only to see them getting into the boat and rowing for life to get to the ship. I mean ship. Okay? तो ये पूरा पैराग्राफ है, एक एक करके हम पढ़ेंगे कि ऑन द 16th of June 1730, यानी 1730, यानी कि 16 जून सन 1730 के दिन या बतारीख 16 जून 1730। ओके, आप ये भी कह सकते हैं कि 16 जून सन 1730 की तारीख को या के दिन। ओके, आप बगैर तारीख लाए भी कह सकते हैं कि 16 जून 1730 को वी डिस्कवर्ड लैंड, हमने खोजा, वी डिस्कवर्ड, हमने खोजा क्या, लैंड, एक सरजमीन। ओके, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि हमें एक सरजमीन मिली, वी डिस्कवर्ड लैंड, हमें सरजमीन मिली, ठीक है। लेकिन लफ्जी तर्जुमा होगा हमने खोज निकाला। ओके, उसके बाद क्या होगा, आवर कैप्टन सेंड अ डजन मैन, आवर कैप्टन सेंड अ डजन मैन विद वेसल्स फॉर वाटर। तो वेसल्स का मतलब होगा बर्तन, यहाँ पर जमा है। तो आवर कैप्टन, हमारा जो कैप्टन था, कैप्टन जो सरदार होता है जहाज में उसको हम कैप्टन बोलते हैं। तो आवर कैप्टन, हमारा जो जहाज का सरदार था, पानी के जहाज में जो होता है उसको कैप्टन बोलते हैं, ठीक है। उसमें भी होता, पायलट का भी कैप्टन होता। सेंड, उसने भेजा, अ डोजन मैन, अ डोजन मैन का अगर आप लफ्जी तर्जुमा करें तो इसका मतलब होगा कि 1 दर्जन आदमियों को, 1 दर्जन आदमियों को। लेकिन 1 दर्जन आदमियों को कोई जो है कोई अच्छा तर्जुमा नहीं होगा। बेहतर तर्जुमा आप इसको कहते हैं कि 10 आदमियों को, आप कह सकते हैं 20 आदमियों को,
यानी 20 आदमियों को, लेकिन 20 नहीं कहेंगे आप, दसियों, ठीक है, इस तरह आप इसको लाएंगे। अगर आप 10 आदमी को बोल देंगे यहाँ पर 10 आना चाहिए, तो वो अलग माना हो जा रहा है। ओके, आप ये कह सकते हैं 10 से 20 आदमियों को, ठीक है, ये भी आप माना ला सकते हैं। तो इसको 10 आदमियों को या 20 आदमियों को भेजा विद वेजल्स, बर्तन के साथ, फॉर वाटर, पानी के लिए। यहाँ पर फॉर वाटर, पानी के लिए भेजा, यानी जाकर पानी ले आओ। ओके, इफ एनी कुड बी फाउंड, कि को कुछ पाया जा सकता था। इफ एनी कुड बी फाउंड, अगर कुछ पाया जा सकता था। ओके, ये तर्जुमा हुआ लफ्जी। क्यों? क्योंकि ये बात पास्ट की चल रही, तो अंग्रेजी में पास्ट की बात को पास्ट ही में बयान करते हैं, लेकिन उर्दू में हम थोड़ा सा बदल देते हैं। तो इफ एनी कुड बी फाउंड का तर्जुमा लफ्जी होगा अगर कुछ पाया जा सकता था या कुछ पाया जा सके। तो यहाँ पर होगा कि अगर पाया जा सके, अगर पानी मिल जाए। एनी का मतलब यहाँ पर पानी है, या आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, अगर कुछ मिल जाए। ओके, तो और कैप्टन सेंट अ डजन मैन, हमारे जो कैप्टन साहब थे उन्होंने 20 आदमियों को भेजा विद वेसल्स, बर्तनों के साथ, फॉर वाटर, पानी के लिए। इफ एनी कुड बी फाउंड, अगर थोड़ा बहुत मिल जाए। ठीक, इफ एनी कुड बी फाउंड का आप कह सकते हैं अगर थोड़ा बहुत मिल जाए, लेकिन लफ्जी तर्जुमा होगा अगर कुछ मिल सकता था। तो ये कोई तर्जुमा नहीं हुआ, ये आपकी पैसिव वॉइस में है। ओके, तो अगर थोड़ा बहुत, एनी का तर्जुमा आप थोड़ा बहुत कर सकते। ओके, अगर थोड़ा बहुत मिल सके या मिल जाए। ओके, ये आपका तर्जुमा हुआ इस लाइन का। आगे, व्हेन वी केम टू लैंड, कि जब हम लोग सरजमीन पर आए, या आप कह सकते हैं जब हम लोग जमीन पर पहुंचे। सरजमीन थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, जमीन कर दीजिए। जब हम लोग जमीन पर पहुंचे यानी आए, आए भी कर दीजिए। वी सॉ नो रिवर, तो हमने कोई नदी नहीं देखी। और स्प्रिंग या पानी का चश्मा, स्प्रिंग का मतलब पानी का चश्मा, जिसे जमीन से जो पानी निकलता है उसको पानी का चश्मा बोलते हैं। नॉर एन इनहेबिटेंट्स, ना ही कोई बाशिंदा। ओके, तो व्हेन वी केम टू लैंड, जब हम जमीन पर आए, सरजमीन पर पहुंचे। वी सॉ नो रिवर, तो हमने कोई नदी नहीं देखी या कोई चश्मा हमने नहीं देखा, और ना ही कोई बाशिंदा। ठीक, ये आपका लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ। लेकिन अगर आप इसको बदल दें और कहें व्हेन वी केम टू द लैंड, जब हम सरजमीन पर पहुंचे या सरजमीन पर आए। वी सॉ नो रिवर, तो हमें कोई नदी नहीं दिखाई दी या कोई चश्मा हमें नहीं दिखाई दिया, ना ही कोई बाशिंदा। हमने बदल दिया, पैसिव वॉइस में उर्दू में कर दिया, तो ये भी तर्जुमा सही होगा। हमने नहीं देखा के बजाय कर दे हमें दिखाई नहीं दिया, ना ही कोई नदी या कोई चश्मा, और ना ही कोई बाशिंदा। ठीक है, इसको आप पैसिव वॉइस में भी कर सकते हैं, और यही अच्छा तर्जुमा माना जाएगा इसमें। लेकिन लफ्जी तर्जुमा होगा कि हमने नहीं देखा। ठीक, उसके बाद आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर। आई वेंट ऑन, गो ऑन का मतलब कंटिन्यू कोई काम करना। ठीक है, ठीक है, तो आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर, मैं मुसलसल जो है तलाश करता रहा। आई वेंट ऑन, मैं मुसलसल करता रहा। गो का मतलब होता जाना, लेकिन गो ऑन जब आ जाए, गो ऑन, तो इसका मतलब होगा कंटिन्यू कोई काम करना, मुसलसल कोई काम करना। तो आई वेंट ऑन, मैं मुसलसल करता रहा क्या चीज? टू एक्सप्लोर, तलाश। ठीक, तो इसका तर्जुमा करेंगे उर्दू में, मैं मुसलसल तलाश करता रहा। ओके, कंट्री वॉज बारन एंड रॉकी। अब कंट्री के बारे में बता रहे हैं, कंट्री का मतलब मुल्क, यानी जिस मुल्क में ये थे। तो कह रहे हैं कि द कंट्री, वो मुल्क, वाज बारन, वो बंजर था, एंड रॉकी, और पथरीला था। ओके, तो यहाँ पर हमने द कंट्री कर दिया और हमने कहा वो मुल्क। इसकी वजह यह है कि द यहाँ पर किसी लिए आया हुआ, खास करने के लिए आया हुआ। ओके, द कंट्री यानी जिसके बारे में, ये लैंड। ठीक है, तो इसलिए हमने वो कर दिया। यहाँ पर घर से डेट नहीं है, लेकिन द का यहाँ पर वही मतलब है, वो। ओके, सो द कंट्री वाज बारन एंड रॉकी, जो मुल्क था यानी जहां पर हम गए थे वो जो है बंजर था और पथरीला था। आई टर्न बैक टू ज्वाइन द क्रू। आई टर्न बैक में पीछे मुड़ा, किस लिए? अब आगे बता रहे, टू ज्वाइन शामिल होने के लिए, द क्रू। क्रू का मतलब जो अमला होता है, जो ग्रुप होता है,
ठीक है, काम करने वालों का, उसको हम क्रू बोलते हैं, यानी ग्रुप। तो आई टर्न बैक टू ज्वाइन द क्रू, कि मैं बाहर मुड़ा ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। ओके, ओनली टू सी देम, ओनली सिर्फ टू सी देम, उनके देखने के लिए। गेटिंग इन टू द बोट, किस हाल में? कश्ती में सवार होते हुए। ओके, एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप, और कतार में खड़े होते हुए फॉर लाइफ, जिंदगी के लिए, टू गेट टू द शिप, यानी जहाज में चढ़ने के लिए, यानी जहाज में चढ़ जाएंगे तो उनकी जिंदगी महफूज हो जाएगी, इसके लिए वो लाइन में खड़े थे सबके सब। ओके, तो आई टर्न बैक, मैं जो है वापस मुड़ा, टू ज्वाइन द क्रू, क्रू को यानी ग्रुप को जो हमारे साथ था उनको ज्वाइन करने के लिए। ओनली टू सी देम, सिर्फ उनको देखने के लिए। गेटिंग इनटू द बोट, कश्ती में सवार होने के लिए। एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप, और जिंदगी के लिए सबबंदी करते हुए, टू गेट टू द शिप, यानी कि जहाज में चढ़ने के लिए। यहाँ पर इसका एक तर्जुमा हुआ। इसका तर्जुमा ये भी हो सकता है कि आई टर्न बैक टू ज्वाइन द क्रू, कि मैं वापस चला गया, वापस मुड़ गया क्रू यानी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। ओनली टू सी, सिर्फ देख कर उन्हें, उनको, यानी उनको सिर्फ देख कर मैं वापस आ गया। किस हालत में? कि वो लोग गेटिंग इनटू द बोट, वो लोग कश्ती में सवार हो रहे हैं। एंड रोइंग फॉर लाइफ, और वो जिंदगी के लिए सबबंदी कर रहे हैं, टू गेट टू द शिप, ताकि वो शिप यानी जहाज में चढ़ सके। तो यहाँ पर इसको देख कर भी आप तर्जुमा कर सकते हैं, या देखने के लिए कि वो किस हालत में है, वो सवारी कर रहे हैं कि नहीं, ये भी तर्जुमा हो सकता है। ओके, लेकिन मेरे ख्याल में जो कॉन्टेक्स्ट है उससे समझ में आ रहा है देख कर, यानी जो मैंने बाद में तर्जुमा किया वो ज्यादा करीब है। यानी सिर्फ उनको देख कर कि वो लोग सब जो है कश्ती में चढ़ रहे हैं और अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, ताकि वो कश्ती में सवार हो सके, लाइन में खड़े हुए हैं। मैं भी जो है वापस मुड़ गया, क्योंकि ऑप्शन नहीं मिला, पानी नहीं मिला था वहां पर। ये माना हुआ इस पैराग्राफ का। ओके, आगे चलते हैं गाइस, देखते हैं क्या हुआ आगे। आगे, बिफोर आई कुड रीच देम आई ऑब्जर्व्ड अ ह्यूज क्रिएचर वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी एज फास्ट एज ही कुड। द वाटर ऑफ द ओशन reached only till his knees. However, the monster was unable to overtake the speeding boat. Turned back quickly to climb up a steep hill with fields of barley on either side, and the corn rising up to 40 feet. There was a fence to pass from one field to other. Okay, ये पैराग्राफ हुआ। चलते हैं। Before I could reach them, कबल ये कि मैं उन तक पहुंच सकता। बिफोर पहले, आई कुड रीच कैन की सेकंड फॉर्म, मैं पहुंच सकता था देम उन तक, यानी कि उन तक पहुंचने से पहले, या कबल ये कि, कबल ये कि का मतलब पहले, कबल का मतलब ये उर्दू अरबी वर्ड है जिसका मतलब होता है पहले। ओके, कबल ये कि मैं उन तक पहुंच सकता। आई ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व का मतलब होता है मुशाहिदा करना, देखना। मैंने मुशाहिदा किया। अ ह्यूज क्रिएचर, एक भारी भरकम मखलूक। क्रिएचर का मतलब होता है मखलूक, जो कुछ यानी मखलूक। ओके, तो अ ह्यूज क्रिएचर, मैंने एक मखलूक यानी भारी भरकम मखलूक देखा। किस हालत में? वॉकिंग, वो चल रहा था। आफ्टर देम, उनके पीछे। कहां पर? इन द सी, समंदर में। एज फास्ट एज ही कुड, जितनी तेजी से वो चल सकता था। एज फास्ट एज, जितनी तेजी से ही कुड वो कर सकता था, यानी वो यहाँ पर गर्चे ही कुड है लेकिन यहाँ पर वॉक छुपा हुआ है। ओके, तो कभी कभी हम फेल को हज़फ कर देते हैं। मैन फेल यहाँ पर ही कुड वॉक है। आपको ये चीज अभी समझ लेनी चाहिए कि अब अक्सर आपको जब एक फेल जिक्र कर देते हैं तो दोबारा उसको नहीं करते हैं, आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एज फास्ट एज ही कुड यानी एज फास्ट एज ही कुड वॉक, क्योंकि यहाँ पर वॉक आ चुका है इसलिए फिर से यहाँ पर नहीं लाया है। कुछ लोग यहाँ पर डू ला देते हैं, एज फास्ट एज ही कुड डू, तो यहाँ पर डू का मतलब हो जाएगा वॉक, यानी जो फेल पहले आ चुका होगा वहां पर उसको नहीं लिखते हैं, तो कुछ लोग डू लिख देते हैं, यहाँ पर कुछ लोग हज़फ ही कर देते हैं। तो आपको अब से इंशाल्लाह दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर क्या मतलब है, यहाँ पर फेल पोशीदा है। ओके, सो
किस हालत में देखा मैंने? चलते हुए। यहाँ पर आप दौड़ते हुए भी कर सकते हैं, वॉकिंग आफ्टर, यानी पीछे चलना यानी दौड़ना, ये भी कर सकते हैं। देम उनके, इन द सी समंदर में, एज फास्ट एज ही कुड, यानी जितनी तेज वो चल सकता था उतनी तेज वो चल रहा था, और इस हालत में मैंने उसको देखा। ओके, तो क्या तर्जुमा होगा? बिफोर आई कुड रीच देम, कब लेके मैं उन तक पहुंच सकता। आई ऑब्जर्व्ड अ ह्यूज क्रीचर, मैंने एक भारी भरकम मखलूक को देखा, जो कि आफ्टर वॉकिंग देम, जो कि उनके पीछे चल रहा था या दौड़ रहा था, इन द सी समंदर में, एज फास्ट एज ही कुड, जितनी तेजी से वो चल सकता था या दौड़ सकता था। ओके, द वाटर ऑफ द ओशन रीच्ड ओनली टिल हिज नीज। द वाटर ऑफ द ओशन, समंदर का जो पानी था, रीच्ड, वो पहुंचा, ओनली, सिर्फ, टिल हिज नीज, उसके घुटनों तक। ये आपका लफ्जी तर्जुमा हुआ कि समंदर का जो पानी था वो पहुंचा था या पहुंचा सिर्फ उसके घुटनों तक। लेकिन इसका तर्जुमा होगा अच्छा, पहुंच रहा था। द वाटर ऑफ द ओशन रीच्ड, कि समंदर का पानी पहुंच रहा था, ओनली टू हिज नीज, सिर्फ उसके यानी उसके घुटनों तक। ठीक, अगर आप यहां पर पहुंचना का माना नहीं लाना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि समंदर का पानी सिर्फ उसके घुटनों तक था। आपने फेल को ही हज़फ कर दिया। तो ये आपकी अपनी ताबीर है अंग्रेजी की। ठीक है, आपको अंग्रेजी में ऐसे भी मिल जाएगा, द वाटर ऑफ द ओशन वॉज टिल हिज नीज, लेकिन ये अच्छी ताबीर है कि फेल के साथ इन्होंने इस्तेमाल किया। तो उर्दू में आप रीच को हज़फ भी कर सकते हैं कि पानी जो है सिर्फ उसके घुटनों तक ही था, या पानी सिर्फ उसके घुटनों तक पहुंच रहा था। यहाँ पर पहुंच सका था या पहुंचा, ये कोई जुमला नहीं है उर्दू में। इस तरह हम नहीं बोलते कि उसके पानी तक पहुंचा इस कॉन्टेक्स्ट में, वरना अगर कोई ऐसी बात आ जाती है जिसमें बात की जा रही तो बोल सकते हैं मेरे घुटने तक ही पानी पहुंचा और मैं बच गया, इस तरह का। लेकिन यहाँ पर जो कहानी चल रही है उसका मतलब पहुंच रहा था। ओके, हाउएवर, खैर, द मॉन्स्टर वॉज अनेबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट। तो द मॉन्स्टर, जो इफरीत था, जो भारी भरकम जिस्म वाली मखलूक थी, मखलूक मुअन्नस है, मखलूक थी, वॉज अनेबल, वो काबिल नहीं था। अनेबल का मतलब नाकाबिल, यानी वो नाकाबिल था किसके लिए? टू ओवरटेक, यानी पीछा करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए। द स्पीडिंग बोट, किस तक पहुंचने के लिए? द स्पीडिंग बोट, तेज रफ्तार कश्ती तक। स्पीडिंग बोट ये सिफत है किसकी? यानी बोट की। स्पीडिंग का मतलब तेज रफ्तार। तो द मास्टर वॉज अनेबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट। ओवरटेक माने पकड़ना तो होता है, लेकिन इसका मतलब पीछे से दौड़कर आगे निकलकर फिर जो है पकड़ना। इसीलिए आप देखते हैं ओवरटेक गाड़ी में इस्तेमाल होता है ना। गाड़ी में ओवरटेक का क्या मतलब होता है? पीछे से आगे जाकर फिर वहां से आगे निकल जाना, फिर वहां से पकड़ना। तो यहाँ पर वही कॉन्टेक्स्ट दे रहा है, यानी वो पीछे से दौड़ के आगे से जाकर नहीं पकड़ सकता था। ओके, सो द मॉन्स्टर वॉज अनेबल, कि जो इफरीत था, जो भारी भरकम वाला जिस्म वाला था, वॉज अनेबल, वो काबिल नहीं था, टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट, कि वो पकड़ सके, यानी पकड़ने के काबिल नहीं था तेज रफ्तार कश्ती को। ओके, लेकिन यहां पर इसका अच्छा तर्जुमा होगा कि द मॉन्स्टर वॉज अनेबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग कार, लेकिन जो भारी भरकम जिस्म वाला था या जो इफरीत था, वो नहीं पकड़ पाया था तेज रफ्तार कश्ती को। वॉज अनेबल यानी एबल का मतलब कोई चीज कर पाना, जैसे आई एम एबल टू डू दिस, मैं ये चीज कर लूंगा या मैं ये कर पाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर इसलिए मैंने वही किया। असल में तर्जुमा होगा नाकाबिल होना। काबिल होने का मतलब कोई चीज कर पाना, और नाकाबिल होना कोई चीज कर ना पाना। तो यहां पर वही माना है, नहीं कर पाया था यानी आगे से जाकर नहीं पकड़ पाया था, वही माना हुआ। यानी पकड़ने के काबिल नहीं था, यानी नहीं पकड़ पाया था किसको? द स्पीडिंग बोट, तेज रफ्तार कश्ती को। ओके, आई टर्न बैक क्विकली, मैं तेजी के साथ पीछे मुड़ गया। एंड क्लाइम्ड अप अ स्टीप हिल, एंड क्लाइम अप और ऊपर चढ़ गया किसके? अ स्टीप हिल, एक ढली हुई पहाड़ी पर, यानी ढली हुई पहाड़ी पर मैं चढ़ गया। अब ये जो पहाड़ी ढली हुई थी उसमें क्या है, उसमें आगे बता रहे हैं, यानी स्टीप हिल का मतलब जिसमें ढलान होता है वो पहाड़ी। विद फील्ड्स, जिसमें खेतियां थी, किसकी? ऑफ बार्ली, जौ की।
ऑन आइदर साइड, दोनों तरफ। ओके, सो आई टर्न बैक क्विकली, मैं तेजी के साथ जल्दी से पीछे मुड़ गया, एंड क्लाइम्ड अप अ स्टीप हिल, और एक ढलान वाली पहाड़ी पर चढ़ गया, विद फील्ड्स, यानी वो जो पहाड़ी थी, विद फील्ड्स ऑफ बार्ली, वो जो है जौ की खेती वाली पहाड़ी थी, यानी उसमें जो है खेती हो रही थी, और वो खेती किसकी थी? जौ की खेती थी। ऑन आइदर साइड, दोनों तरफ, ये आपका लफ्जी तर्जुमा हुआ। लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है उसका, उससे ये समझ में आ रहा है, जो क्योंकि आगे भी जुमला बता रहे हैं, ऑन आइदर साइड, इससे ये पता चल रहा है कि वो जो पहाड़ी थी उसमें ढलान पैदा हो गया था, यानी कि पहाड़ी में जो है जौ की खेती थी, और जौ के खेती की वजह से, ठीक है, दोनों तरफ जौ की खेती थी, और इसकी वजह से वो पहाड़ी ऐसी लग रही थी जैसे वो ढली हुई हो पहाड़ी, यानी झुकी हुई हो। यहाँ पर ये माना समझ में आ रहा है, लेकिन कोई मसला नहीं है। तो मैं एक ऐसी पहाड़ी पर चढ़ गया था, विद फील्ड्स ऑफ बार्ली, जिसमें जो है जौ की खेतियां थी, ऑन आइदर साइड, दोनों तरफ। आइदर साइड का मतलब होगा एक तरफ भी हो सकता है, यानी एक ही तरफ खेती थी। आइदर साइड का मतलब सिर्फ दोनों में से एक तरफ भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है दोनों तरफ, ठीक है। लेकिन दोनों तरफ के लिए अक्सर हम बोथ साइड्स कर देते हैं, तो यहाँ पर दोनों एहतमाल है, हो सकता है दोनों तरफ जो है जौ की खेती रही हो, या किसी एक ही तरफ रही हो, ठीक। तो ऐसी पहाड़ी पर चढ़ गया जो जिसमें ढलान पाई जा रही थी, या ढलान पाया जा रहा था, और उसमें खेती, यानी वो पहाड़ी खेती वाली थी, जिसमें बरली, यानी बरली की खेती हो रही थी, और वो फसल जो बरली यानी जौ की जो खेती थी दोनों तरफ थी, या हो सकता है एक ही तरफ रही हो। एंड द कॉर्न, और जो फसल थी, कॉर्न का मतलब फसल, ओके, राइजिंग अप, वो ऊपर उठ रही थी, राइज अप का मतलब ऊपर उठना, टू 40 फीट, 40 फीट, ओके, जिसे हम लोग फिट बोल देते हैं, 40 फीट, 40 फीट, ओके। एंड द कॉर्न राइजिंग अप टू 40 फीट, और जो फसल थी वो 40 फीट ऊपर थी। यहाँ पर राइजिंग अप का मतलब ऊपर उठना होता है, लेकिन यहाँ पर हमने कर दिया ऊपर थी, ओके, यानी उसकी हैयत बतला रहे हैं कि वो खेती थी, जो फसल थी वो 40 फीट ऊपर थी। यहाँ पर ऊपर उठ रही थी तर्जुमा नहीं करेंगे, ऊपर थी का माना भी यहाँ पर चल जाएगा, और ये सही है, कोई गलत नहीं है, ओके। ये तर्जुमा हुआ। देयर वॉज अ फेंस, वहां पर एक बाड़ था, बाड़ जैसा मेड़ कहते हैं, ओके। टू पास, किसके लिए था? गुजरने के लिए था। फ्रॉम वन फील्ड, एक खेत से, टू अदर, दूसरे खेत की तरफ, ओके। तो देयर वाज अ फेंस टू पास, वहां पर एक मेड़ थी या एक बाड़ था, गुजरने के लिए, फ्रॉम वन फील्ड, एक खेत से, टू अनदर, दूसरे खेत की तरफ, ओके। तो ये तर्जुमा हुआ इसका। आगे चलते हैं, आगे है, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइम बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 feet हाई। I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence. He was of the same size as the creature chasing the boat. I was struck with utmost fear and astonishment and ran to hide myself. He called in a voice much louder than a trumpet. It sounded like thunder. 7 monsters like him came towards the field ready to reap the corn. ओके, यहां तक हम तर्जुमा करेंगे पहले। तो है, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी, कि मेरे लिए नामुमकिन था, ओके। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी, मेरे लिए नामुमकिन था, क्या चीज? टू क्लाइम, चढ़ना, ओके। तो चढ़ना मेरे लिए नामुमकिन था, चढ़ना मेरे लिए नामुमकिन था। क्यों? बिकॉज एवरी स्टेप, क्योंकि हर कदम, वाज 6 feet हाई, था 4 feet ऊंचा, ठीक। यानी
4 फीट ऊंचा था, यानी अगर एक कदम यहाँ है तो अगर दूसरा कदम उठाएंगे तो वो 4 फीट के ऊपर जाकर के हो सकता था, और ये आदमी छोटा था। यहाँ पर ये कह रहा कि आप इसको कह सकते हैं कि हर कदम 4 फीट, आई एम सॉरी नॉट 4, 6 फीट, हर कदम 6 फीट ऊंचा होने की वजह से मेरे लिए चढ़ना मुमकिन नहीं था। ये भी तर्जुमा आप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप, कि मैं कोशिश कर रहा था। आई वॉज ट्राइंग, कि मैं कोशिश कर रहा था, किसके लिए? टू फाइंड अ गैप, जगह पाने के लिए। गैप का मतलब जगह, ठीक है। इन द हेज, बाढ़ में। कब? ठीक है, तो आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप इन द हेज, कि मैं बाढ़ में जगह पाने के लिए कोशिश कर रहा था। व्हेन, तभी। व्हेन का मतलब होता है जब, लेकिन यहां पर इसका मतलब होगा तभी। आई डिस्कवर्ड वन ऑफ द इनहेबिटेंट्स, मैंने इक्तशाफ किया उनमें से एक बाशिंदे का। यह आपका लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ। आई डिस्कवर्ड, मैंने इक्तशाफ किया, मैंने खोजा, वन ऑफ द इनहेबिटेंट्स, बाशिंदों में से एक को। तो यहाँ पर ये इसका लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ, लेकिन अच्छा तर्जुमा होगा कि व्हेन आई डिस्कवर्ड वन ऑफ द इनहेबिटेंट्स, कि तभी मुझे एक बाशिंदा दिखाई दिया। अब यहाँ पे बाशिंदों में से एक कहने की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। ओके, तभी मुझे एक बाशिंदा दिखाई दिया। इन द नेक्स्ट फील्ड, अगले खेत में। वॉकिंग टूवर्ड्स द फेंस, अब इसकी सिफत है वॉकिंग टूवर्ड्स द फेंस, यानी कि बाढ़ की तरफ आते हुए, यानी इसको मैंने देखा कि वो जो है फेंस यानी बाढ़ की तरफ या मेड़ की तरफ आ रहा है। ओके, तो तभी मैंने एक बाशिंदे को अगले खेत में बाढ़ की तरफ आते हुए देखा। ये आपका तर्जुमा हुआ। इसको आप कह सकते हैं तभी मुझे दिखाई दिया एक बाशिंदा अगले खेत में जो है बाढ़ की तरफ आते हुए, ये भी आप कर सकते हैं। ओके, ही वॉज ऑफ द सेम साइज एज द क्रिएचर चेजिंग द बोट, तो ही वॉज ऑफ द सेम साइज, वो उसी साइज में था। एज द क्रिएचर चेजिंग द बोट, जिस साइज में द क्रिएचर वो मखलूक थी, या वो आदमी था, या वो भारी भरकम जिस्म वाला था, चेजिंग जो कि पीछा कर रहा था, द बोट कश्ती का। ओके, तो कश्ती का पीछा करने वाले या कश्ती का पीछा करने वाली मखलूक के साइज का ही ये भी था। ओके, सो ही वॉज ऑफ द सेम साइज, कि वो बिल्कुल उसी साइज में था। एज द क्रिएचर चेजिंग द बोट, जिस साइज में वो मखलूक थी, या वो आदमी कह सकते हैं, या वो भारी भरकम जिस्म वाला था, चेजिंग द बोट, जो कि कश्ती का पीछा कर रहा था। तो यहाँ पर क्रिएचर की तारीफ है, ये यानी सिफत है चेजिंग द बोट, यानी ये आप इसको घबराएंगे नहीं, ये क्या चेजिंग द बोट, ये क्रिएचर की सिफत बयान करने के लिए, यानी जो मखलूक पीछा कर रही थी कश्ती की, उसी की साइज में ये भी था, यानी दोनों की साइज बिल्कुल सेम थी। ओके, आगे ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर देन अ ट्रम्पेट, तो ही कॉल्ड, उसने बुलाया, इन अ वॉइस, एक ऐसी आवाज में, मच लाउडर, जो कहीं ज्यादा बुलंद थी। मच लाउडर का मतलब कहीं ज्यादा बुलंद, अगर सिर्फ लाउडर होता तो मजीद बुलंद हो जाता, लेकिन मच लाउडर का तर्जुमा होगा कहीं ज्यादा बुलंद थी आवाज। देन अ ट्रम्पेट, एक बिगुल, जिसे आप सूर कहते हैं। ट्रम्पेट एक तरह की सीटी होती है, जिसे हम बिगुल के, शंख आप देखोगे शंख के टाइप का होता है, ठीक है, आप शंख भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसने एक ऐसी आवाज में बुलाया जो कि शंख या बिगुल या नासूर भी आप कह सकते हैं, आई एम सॉरी, या सूर भी आप कह सकते हैं, सूर के बिलमुकाबिल कहीं ज्यादा बुलंद थी। ओके, तो उसने एक ऐसी आवाज में या इतनी तेज आवाज में बुलाया जो कि सूर से कहीं ज्यादा बुलंद थी, यानी उसकी आवाज बुलंद थी, तो आवाज मोड़ना से इसलिए मैंने ठीक कर दिया। ओके, इट साउंडेड लाइक थंडर, सो इट साउंडेड का मतलब होगा ये सुनाई दिया, लाइक थंडर, गरज की तरह।
सो इट साउंडेड का मतलब होगा ये सुनाई दिया। ओके, तो ये साउंड का मतलब होता है सुनाई देना। तो इट साउंडेड, ये सुनाई दिया, लाइक थंडर, गरज की तरह। ओके, अब इसका ताल्लुक सुनने से साउंडेड कर दिया। ठीक है, अगर कोई चीज टेस्टी है तो बोलेंगे इट टेस्टेड बीटर, ये कड़वी जो है इसका जायका कड़वा, इस तरह इस्तेमाल बोल करते हैं। तो इट साउंडेड, जैसे बोलते हैं इट साउंडेड गुड, जैसे कि किसी ने आपसे कोई बात कही और बात अच्छी लगी, यार सुनने में तो काफी अच्छी बात लग रही है। अगर आपको कहना हो कि यार सुनने में आपकी बात काफी अच्छी लग रही है, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे योर टॉक साउंडेड गुड, बहुत अच्छी लग रही है, योर टॉक साउंडेड वेरी गुड। इसी तरह से हम बदलेंगे। ओके, तो जिस चीज को सुनकर के आप अंदाजा लगाएं वो अच्छी लगे, उसको हम साउंडेड से ताबीर करते हैं। जैसे तुम्हारा आइडिया काफी अच्छा लग रहा है, तो आइडिया जब देता है इंसान तो बात करके देता है ना, दूसरे बोलेंगे योर आइडिया साउंडेड वेरी गुड, कि आपका आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, इस तरह हम बोलते हैं। सो इट साउंडेड, ये सुनाई दिया या ये लगा, क्योंकि सुनने से ताल्लुक था तो लगा भी आप कर सकते हैं। लाइक थंडर, बिजली की गरज की तरह, ये सिर्फ आप गरज कर दे तो भी ठीक है, थंडर बिजली की गरज ही है, लेकिन जरूरत नहीं है। तो 7 monster like him came towards the field ready to reap the corn. 7 monster, 7 भारी भरकम जिस्म वाले या 7 इफरीत, लाइक हिम उसकी तरह, केम आए। ठीक है, तो यहां पर गर्चे और नहीं है, आप यहां पर उर्दू में कह सकते हैं कि उसकी तरह 7 और, आप कह सकते हैं कि उसकी तरह 7 और भारी भरकम जिस्म वाले या इफरीत, इफरीत बोलते हैं उर्दू में। ठीक है, आए टुवर्ड्स द फील्ड, खेती की तरफ या खेत की तरफ, रेडी टू रीप द कॉर्न, ये रेडी टू रीप द कॉर्न ये सिफत है किसकी? फील्ड की, यानी ऐसी फील्ड, उस फील्ड की तरफ है रेडी जो तैयार थी, टू रीप द कॉर्न, फसल काटने को। रीप का मतलब होता है फसल काटना, और कॉर्न का मतलब फसल। ओके, सो और कॉर्न का मतलब होता है अनाज के माने में भी होता है। ठीक है, कॉर्न का मतलब अनाज भी होता है, हमने इसको यहाँ पर फसल के माने में लिया। ओके, सो 7 उस जैसे और इफरीत उस खेत की तरफ आए जिसकी फसल काटने को तैयार थी, उस खेत की तरफ आए जिसकी फसल काटने को तैयार थी। तो यहाँ पर रेडी टू रीप द कॉर्न का मतलब होगा यानी जिसकी फसल काटने के लिए तैयार थी, यानी फसल तैयार थी, बस उसको काटने की जरूरत थी। ओके, तो यहाँ पर यह माना हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा कि रेडी टू रीप द कॉर्न क्या है, और बहुत मुश्किल लगा होगा, लेकिन ये मुश्किल नहीं है, ये फील्ड की सिफत है। तो रेडी का मतलब तैयार, सिफत का तो जैसे आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ, तो ये फील्ड है, यानी फील्ड तैयार थी किसके लिए? आई एम रेडी टू गो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू गो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, तो यहाँ पर वही है, द फील्ड वॉज रेडी टू रीप, कि खेती तैयार थी किसके लिए? कटाई के लिए। द कॉर्न यानी फसल, तो यानी कि ऐसी खेत, यानी ऐसे खेत की तरफ आए जिसकी फसल काटने को तैयार थी, यानी वक्त था कि अब इसको काट लिया जाए। ओके गाइस, आगे चलते हैं, और आगे है they carried a reaping hook which was very big. When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. The creature stopped reaping, picked me up between his thumb and forefinger, and brought me close to his eyes, 60 feet above the ground. He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. Okay? तो यहाँ पर इसका हम तर्जुमा करेंगे। इसमें कह रहा है they carried a reaping hook, तो यहाँ पर they carried वो लादे थे, a reaping hook काटने वाली हुक, और इसको हम लोग हसूली बोलते हैं या हसुआ हम लोग बोल देते हैं, यानी कि आरी की तरह होता है बट उसकी डिजाइनिंग अलग होती है। उसको मतलब रीपिंग जो हुक होता है उसको जो है उसकी शेप अलग होती है, आरी की तरह होती है या आरी की तरह ना हो, लेकिन उसकी शेप अलग होती है, हम लोग उसको हसुआ बोलते हैं।
उर्दू में कटाई करने का हुक लिख के आ रहा है, बट ये कोई माना नहीं है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि काटने वाला यानी फसल काटने वाली आरी के इस तौर पर आप कर सकते हैं। ओके, सो दे कैरीड कि वो लादे हुए थे। कैरी का मतलब होता है लाद कर कोई चीज लाना। ओके, कैरी का मतलब होता है कोई चीज लादना भी होता है और लाद कर कोई चीज लेकर आना। ठीक है, तो दे कैरीड का लफ्जी तर्जुमा होगा यानी वो लेकर आए क्या, अ रीपिंग हुक, एक जो है फसल काटने वाली आरी, विच वॉज वेरी बिग। अब ये विच वॉज वेरी बिग इसकी सिफत है हुक की। ओके, विच वॉज वेरी बिग जो कि बहुत बड़ी थी, यानी आरी बहुत बड़ी थी। ओके, when one of the reapers approached, तो यहाँ पर when का मतलब जब, one of the reapers यानी काटने वाला, reap का मतलब होता है काटना यानी फसल काटने वालों में से एक, approached वो पहुंचा या करीब हुआ, where जहां, I lay hidden मैं छुपा हुआ था। lay hide का मतलब होता है छुपा होना, तो lay hidden यहाँ छुपा हुआ था या जहां छुपा था। ओके, I screamed तो मैं चीखा या चिल्लाया, as loud as I could उतनी जोर से जितनी जोर से मैं चिल्ला सकता था। यहाँ पर could आया हुआ है, could के बाद कोई वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर मतलब है I could scream। ओके, यहाँ पर could के बाद यहाँ पर scream छुपा हुआ है, और इससे पहले भी बता चुका हूँ कुछ लोग यहाँ पर do पोशीदा मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर उसका मतलब होगा यानी यहाँ पर ये छुपा हो जाएगा स्क्रीम। इससे पहले जो फेल होगा वही छुपा मानते हैं, पोशीदा मानते हैं। ओके, सो व्हेन वन ऑफ द रीपर्स अप्रोच जब एक उनमें से यानी फसल काटने वालों में से एक करीब आया या पहुंचा, वेयर आई ले हिडन जहां मैं छुपा था, आई स्क्रीम एज मच एज लाउड एज आई कुड उतनी जोर से जितनी जोर से मैं चीख सकता था। ओके, द क्रिएचर स्टॉप रीपिंग। क्रिएशन यानी मखलूक जो है, या भारी जिस्म वाला भी आप कह सकते हैं या इफरीत कह सकते हैं, स्टॉप वो रुक गया, रीपिंग फसल काटना यानी फसल काटने से रुक गया। या आप ये भी कह सकते हैं कि मखलूक ने या इफरीत ने फसल काटना रोक दिया। फसल काटने से रुक गया भी आप कर सकते हैं, या फसल काटने को रोक दिया। ओके, उसके बाद क्या हुआ, पिक्ड मी अप। पिक अप का मतलब उठाना। सो पिक्ड मी मुझे उठाया, अप ऊपर यानी मुझे ऊपर उठाया। कहाँ पर, बिटवीन हिज थंब अपने अंगूठे के बीच, एंड फोर फिंगर्स और शहादत वाली उंगली के बीच। यहाँ पर फोर का कोई माना नहीं है, जायद है, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर फोर फिंगर का मतलब शहादत वाली उंगली जो होती है उसको बोलते हैं फोर फिंगर, यानी अंगूठे के बगल में जो उंगली होती है। ओके, सो उसने मुझे उठाया अपने अंगूठे और शहादत वाली उंगली के दरमियान। एंड ब्रॉट मी, ब्रिंग का मतलब होता लाना, और ब्रॉट सेकंड फॉर्म है। और क्या किया, एंड ब्रॉट मी और मुझे लाया, क्लोज टू हिज आइज अपनी आंखों के करीब या अपनी आंखों से करीब। ओके, तो यहाँ पर ब्रॉट का तर्जुमा आपने किया लाना। इसका आप तर्जुमा इस तरीके से भी कर सकते हैं कि एंड ब्रॉट मी क्लोज टू हिज आइज, और उसने मुझे अपनी आंखों के करीब किया। लाना के वजह आप कह सकते हैं करीब किया भी। ओके, 60 फीट अबव द ग्राउंड, और कितने ऊपर उठाया ये बता रहे हैं। ठीक है, उसकी आंखें या कितनी ऊंची थी या उसने उसको कितने ऊपर उठाया था। 60 फीट यानी 7 फुट, जिसे हम लोग बोलते हैं 7 फुट बोल देते हैं, फीट है वो। अबव द ग्राउंड जमीन से, यानी जमीन से 7 फुट ऊंचा उसने मुझे उठाया। कहाँ पर, अपने अंगूठे और अपनी शहादत वाली उंगली के दरमियान, और उसने मुझे जो है अपनी आंखों के करीब लाया, और जो ऊंचाई थी वो कितनी थी, 60 फीट या फुट। ओके, ही लुक्ड एट मी विद क्यूरियोसिटी। सो ही लुक्ड एट मी आसान सा जुमला है, उसने मुझे देखा। यहाँ पर आप नहीं कहेंगे उसने मुझ पर देखा। लुक एट पर्सन का मतलब किसी को देखना होता है। ओके,
सो ही लुक्ड एट मी, उसने मुझे देखा, विद क्यूरियासिटी, तजस्सुस के साथ। तजस्सुस किसे कहते हैं? तजस्सुस कहते हैं किसी चीज के बारे में जानने की ख्वाहिश, आप बेताब हो जानने के लिए, तो उसको बोलते हैं तजस्सुस। ठीक है, तो यहाँ माना है जानना चाह रहा था वो, तो बोलोगे तजस्सुस के हालत में, तजस्सुस के साथ उसने मुझे देखा। एंड ब्लू माई हेयर, और ब्लो का मतलब होता है उड़ाना, उसकी सेकंड फॉर्म ब्लू है। ओके, एंड ब्लू माई हेयर, और उसने मेरी जो है बाल को उड़ाया, असाइड, एक तरफ। तो यहाँ पर ये लफ्जी तर्जमा हुआ उड़ाना, लेकिन यहाँ पर मतलब है यानी उसने फूंक मारी मेरे बालों में एक तरफ करने के लिए, यहाँ पर ये माना है। ओके, सो ही ब्लू माई हेयर असाइड, आप इसका तर्जुमा कर सकते हैं उसने फूंक कर मेरे बालों को एक तरफ किया या अलग किया। ओके, असाइड का मतलब होता है एक तरफ करना या अलग करना भी होता है, तो यहाँ पर एक तरफ कर दिया। ठीक है, सो ही ब्लू माई हेयर असाइड, उसने मेरे बालों को एक तरफ कर दिया, किस लिए? टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ माई फेस। गेट का मतलब हासिल करना, बेटर का मतलब बेहतर, व्यू मान मतलब मंजर, ऑफ माई फेस, मेरे चेहरे का। ओके, तो यानी यहाँ पर अलग करने का मतलब फूक कर अलग करना। ठीक है, फूकना तो बाल अलग हो जाते हैं ना, एक साइड में हो जाते हैं बाल, तो फूक कर उसने मेरे बालों को अलग किया, यानी एक साइड की एक तरफ कर दिया, किस लिए? टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ माई फेस, मेरे चेहरे का अच्छा मंजर देखने के लिए या पाने के लिए। ओके, ये आपका लफ्जी तर्जुमा हुआ, लेकिन उर्दू में हम इसको कैसे कहेंगे? उर्दू में हम कहेंगे कि उसने जो है मुझे तजस्सुस के साथ देखा और उसने फूंक कर मेरे बालों को अलग यानी एक तरफ कर दिया, ताकि वो मुझे देख सके, ताकि वो मेरे चेहरे को अच्छे से देख सके। टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ माई फेस का तर्जुमा कर सकते हैं आप, ताकि वो, टू का मतलब ताकि हो, क्योंकि ये सबब बतला रहा हदफ। ठीक है, ताकि वो मेरे चेहरे के यानी मेरे चेहरे को अच्छे से देख सके, ताकि वो मेरे चेहरे को अच्छे से देख सके, ये अच्छा तर्जुमा होगा इस कॉन्टेक्स्ट में। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि ये पैराग्राफ अब आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और अगला पैराग्राफ है, He called his friends and gently placed me on the ground. They all sat on the ground to take a good look at me. I walked slowly backward and forward, pulled off my hat and made a low bow towards the farmers. I tried to speak to them loudly in several languages. Each time I did so, the farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain. The farmer took me to his house and placed me at some distance on the dining table, which was 30 feet high from the floor. Okay, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है he called his friends, आसान सा जुमला है, उसने अपने दोस्तों को बुलाया। ठीक, आप यहाँ पर कह सकते हैं उसने अपने दोस्तों को आवाज दी, यही तर्जुमा होगा। कॉल्ड ही आवाज देना, बुलाना, पुकारना। आप कह सकते हैं उसने अपने दोस्तों को पुकारा। ठीक है, सब चलेगा। एंड जेंटली प्लेस्ड मी, जेंटली का मतलब नरमी के साथ, प्लेस का मतलब रखना। एंड जेंटली प्लेस्ड मी, और उसने मुझे रखा, और प्लेस का मतलब जगह भी होता है लेकिन इसका मतलब रखना भी होता है एज अ वर्ब। कहाँ पर? ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, या फर्श पर भी आप कर सकते हैं, जमीन पर भी कर सकते हैं। ओके, दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड, दे ऑल वो सारे के सारे, सेट बैठ गए, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, किस लिए? टू टेक अ गुड लुक एट मी, मुझको, टू टेक अ गुड लुक अच्छे से देखने के लिए, एट मी मुझ पर, यानी मुझे अच्छे से देखने के लिए। टू टेक अ गुड लुक अच्छा लुक लेने के लिए, एट मी मुझ पर, यानी लुक एट मी देखना, अच्छे से देखने के लिए। ओके, सो दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड, वो सब के सब जमीन पर बैठ गए। टू टेक अ गुड लुक एट मी, मुझको अच्छे से देखने के लिए। ओके, उसके बाद क्या हुआ? आई वॉकड स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। आई वॉकड मैं चला, वॉक का मतलब पैरों पे चलना, स्लोली धीरे धीरे, या धीरे से भी आप कर सकते हैं। आई वॉक स्लोली, मैं धीरे धीरे चला, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड आगे पीछे।
ओके, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, आगे और पीछे, यानी मैं आगे पीछे धीरे धीरे चला। पुल्ड ऑफ माई हैट, पुल ऑफ का मतलब होता है उतारना, माई हैट यानी अपनी टोपी। पुल्ड ऑफ माई हैट, अपनी टोपी उतारी। पुल ऑफ का मतलब होता है उतारना, माई हैट अपनी टोपी। ओके, पुल्ड ऑफ माई हैट, अपनी टोपी उतारी। एंड मेड अ लो बो, लो बो का मतलब होता है थोड़ा सा झुकना। ओके, तो मेक का मतलब बनाना, लोबो का मतलब झुकना, यानी मेक अ लोबो का मतलब थोड़ा सा झुकना। सो एंड मेड अ लोबो, और थोड़ा सा झुका, टुवर्ड्स द फार्मर, किसानों की तरफ। ओके, और मैंने अपनी टोपी उठाई यानी हटाई और किसानों की तरफ थोड़ा सा झुका। ओके, आई ट्राई टू स्पीक टू देम, आई ट्राइड मैंने कोशिश की, किस चीज के लिए, टू स्पीक बोलने की, बात करने के लिए, टू देम उनसे। आई ट्राइड मैंने कोशिश की बोलने की उनसे, यानी मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। लाउडली, जोर जोर से, आप जोर जोर से क्या बजाय कह सकते हैं, मैंने उनसे जोर से, या बुलंद आवाज में भी आप कर सकते हैं, बुलंद आवाज में बात करने की कोशिश की। इन सेवरल लैंग्वेजेस, मुख्तलिफ जुबानों में। ओके, तो मैंने मुख्तलिफ जुबानों में उनसे जोर जोर से बात करने की कोशिश की, ये मतलब हुआ इसका। ओके, इस टाइम, हर दफा, आई डिड सो, मैंने ऐसा किया। द फार्मर, वो किसान, हु पिक्ड मी अप, जिसने मुझे उठाया था, हेल्ड हिज ईयर वेरी क्लोज, उसने अपने कान को बहुत करीब पकड़ा, टू मी मुझसे, बट इन वेन लेकिन बर्बादी में। यह आपका लफ्जी मैंने तर्जुमा कराया है, यानी माने का लिहाज करते हुए। ओके, लेकिन इसका तर्जुमा भी हम आपको बताएंगे कि क्या माना निकल कर आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कह रहा है ईच टाइम, यानी जब जब, ईच टाइम का मतलब होगा कि हर दफा, यानी कि जब जब। ठीक है, आई डिड सो, मैं ऐसा करता, और लफ्जी तर्जुमा होगा मैंने ऐसा किया। सो का मतलब ऐसा भी होता है, इसलिए भी होता है। ओके, बट सो का मतलब ऐसा भी होता है। सो इस टाइम, जब जब, आई डिड सो, मैंने ऐसा किया। द फार्मर, वो किसान, हु पिक्ड मी अप, जिसने मुझे ऊपर उठाया था, हेल्ड हिज ईयर वेरी क्लोज। तो होल्ड द ईयर क्लोज का मतलब है करीब करना इस कॉन्टेक्स्ट में। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, बट हेल्ड का मतलब यानी कि करीब करना। ओके, हेल्ड हिज ईयर वेरी क्लोज, उसने अपने कान को करीब, बहुत करीब किया, टू मी मुझसे, बट इन वेन, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बट इन वेन ये छोटा सा फ्रेज है, कह सकते हैं आप, लेकिन इसका माना होता है, इन वेन का मतलब फालतू में, इन वेन का मतलब फालतू में, बट यहाँ पर मतलब लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उर्दू में कैसे कहेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ओके, सो जब भी मैंने ऐसा किया, किसान जिसने मुझे उठाया था, उसने अपने कान को मुझसे करीब किया, बहुत करीब किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ओके, आगे क्या हुआ, द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस, तो फार्मर किसान, टुक मी मुझे लिया, टू हिज हाउस अपने घर, ये तर्जुमा हुआ लफ्जी। एंड प्लेस्ड मी, और उसने मुझे रख दिया, एट सम डिस्टेंस, डिस्टेंस थोड़ी दूर पर, ऑन द डाइनिंग टेबल, खाने की मेज पर, विच वॉज 30 फीट हाई, जो कि 40 फीट, जो मेज 40 फीट ऊंची थी, फ्रॉम द फ्लोर, फर्श से। ठीक, सो द फार्मर टुक मी, किसान मुझे लिया अपने घर तक, यानी क्या मतलब हुआ यहाँ पर, मतलब हुआ किसान मुझे अपने घर ले गया। द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस, किसान मुझे अपने घर लेकर गया, या मुझे अपने घर ले गया, या मुझे अपने घर तक ले गया, बट ये कर तक के लिए माना सही नहीं है, इसी बात कॉन्टेक्स्ट में ये चल रहा है कि घर लेकर गया। ओके, तो किसान मुझे अपने घर ले गया, एंड प्लेस मी, और उसने मुझे रख दिया, एट सम डिस्टेंस ऑन द डाइनिंग टेबल, एट सम डिस्टेंस थोड़ी दूर पर, ऑन द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग यानी खाने की मेज पर। ओके, अब ये विच वॉज 30 फीट हाई, ये खाने की जो मेज है उसकी सिफत बता रहे हैं। विच वॉज 30 फीट हाई, जो मेज जो है 40 फीट ऊंची थी, कहाँ से, फ्रॉम द फ्लोर, फर्श से, यानी कि लोग बहुत बाहरी जिस्म वाले थे, बहुत लंबे तिरंगे थे, इसीलिए जो है इनके सामान भी इसी हिसाब से थे।
ओके, तो ये तर्जुमा हुआ इस पैराग्राफ का। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। आगे है, डिनर वॉज ब्रॉट फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 feet in diameter. The farmer's wife crumbled some bread and placed it before me. In the middle of the dinner, I heard a noise behind me. It was the purring of a cat that was 10 times larger than an ox. हम यहाँ तक करते हैं ताकि मैच हो जाए पेज। ओके, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर कह रहे हैं डिनर वॉज ब्रॉट फॉर द फार्मर, कि रात का खाना लाया गया किसान के लिए। ये पेसिव वॉइस है। डिनर वॉज ब्रॉट यानी रात का खाना लाया गया था फॉर द फार्मर, किसान के लिए। इन अ डिश, एक ऐसे बर्तन में। इन अ डिश मैंने यहाँ पर क्या कहा? एक ऐसे बर्तन में। क्यों ऐसे क्यों कहा? क्योंकि इसके बाद सिफत आ रही है इसकी बर्तन की। ठीक है, सो डिनर वॉज ब्रॉट फॉर द फार्मर यानी किसान के लिए डिनर लाया गया, रात का खाना लाया गया। इन अ डिश, एक ऐसे बर्तन में, विच वॉज 10 feet, जो कि 10 फीट था। जो बर्तन 10 फीट था। इन डायमीटर, डायमीटर में, एक पैमाइश डायमीटर, इसलिए डायमीटर ही कहते हैं। ओके, सो ये इस लाइन का तर्जुमा हुआ। आगे हुआ द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड। क्रम्बल का मतलब होता है टुकड़े करना। ओके, ये आसान सा जुमला है। द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड, कि किसान की बीवी ने कुछ रोटियों के टुकड़े किए। एंड प्लेस्ड इट, और उसे रखा, बिफोर मी, मेरे सामने। ओके, आसान सा जुमला था, कोई मुश्किल नहीं था। आगे हुआ, आगे है इन द मिडिल ऑफ द डिनर, यानी खाने के दौरान। मिडिल ऑफ द डिनर, खाने यानी रात का खाना, यानी रात के खाने के दौरान। ये लफ्जी तर्जुमा हुआ, लेकिन यानी यहाँ पर मतलब ईटिंग डिनर, यानी रात का खाना खाने के दौरान। आप यहाँ पर दरमियान भी कर सकते हैं। आई हर्ड अ नॉइज, मैंने एक आवाज सुनी। बिहाइंड मी, अपने पीछे। तो यहाँ पर आई हर्ड अ नॉइज बिहाइंड मी का मैंने लफ्जी तर्जुमा किया, मैंने एक आवाज सुनी अपने पीछे। लेकिन यहाँ पर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मुझे एक आवाज सुनाई दी। अपने पीछे मुझे एक आवाज सुनाई दी, ये भी तर्जुमा आप कर सकते हैं, यानी उर्दू में इसको पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। ओके, इट वॉज द पर्रिंग ऑफ अ कैट। तो ये जो आवाज थी ये बिल्ली की आवाज थी। पर का मतलब होता है बिल्ली का म्याऊ म्याऊ करना। तो यहाँ पर हम कहेंगे बिल्ली की आवाज थी। अब यहाँ पर नहीं कहेंगे बिल्ली का म्याऊ म्याऊ करना था। वो बिल्ली जो आवाज म्याऊ म्याऊ करती है वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, समझा हुआ है, तो हमें कहने की जरूरत नहीं है। तो बिल्ली की आवाज काफी होगा, वरना पर्रिंग का मतलब होता है म्याऊ म्याऊ करना, बिल्ली की आवाज निकालना। ओके, तो इट वॉज द पर्रिंग ऑफ अ कैट, ये बिल्ली की आवाज थी। डेट वॉज 10 times लार्जर, जो कि 10 गुना बड़ी थी। टाइम का मतलब होता है वक्त। टाइम का मतलब होता है बार, जैसे 1 बार 2 बार 3 बार। और टाइम का मतलब होता है गुना, जिसे कहते हैं 2 गुना 3 गुना। तो इसके लिए भी आप टाइम लाएंगे। ओके, 2 times 3 times 4 times, 4 गुना, 5 times 5 गुना। तो टाइम का मतलब सिर्फ वक्त ही नहीं होता है, ये भी होता है। ठीक है, ये तीनों जो मैंने बताए। तो That was 10 times, ये जो बिल्ली थी ये 10 गुना थी। लार्जर, लंबी या बड़ी भी आप कर सकते हैं। Then an ox, एक बैल के बिलमुकाबिल। ओके, यानी एक बैल से 10 गुना बड़ी थी वो बिल्ली। ओके गाइस, तो ये इसका तर्जुमा हुआ। आगे क्या हुआ? आगे हुआ द फार्मर्स वाइफ वॉज स्टॉकिंग हिम। Then entered the farmer's 1-year-old son in the arms of a lady. On seeing me, the child grabbed me from the table and put my head into his mouth. I shouted so loudly that the baby dropped me. I would have broken my neck if the mother had not held her apron under me. Later she put me on her own bed and covered me with a clean white handkerchief. I slept dreaming of my home, my wife and my children. Okay, आगे कह रहा है कि the farmer's wife was stroking him. आसान सा जुमला, farmer's wife सब्जेक्ट है, was helping verb है, stroking him. strong का मतलब है थकाना, हाथ फेरने के माने में। ओके, him यानी the cat.
सो द फार्मर्स वाइफ वॉज स्टॉकिंग हिम, कि जो है किसान की जो बीवी थी वो उस पर हाथ फेर रही थी, यानी उसे सहला रही थी। ओके, देन, तभी, देन का मतलब होता है तब, है ना, लेकिन इसका मतलब होता है तभी। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम फैसला करेंगे कि तब होगा या तभी होगा। तभी इंटर द फार्मर्स 1 year old सन, ये असल में तभी, देन द फार्मर्स 1 year old सन इंटर्ड, थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया और ये कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके, तो यहाँ पर वही है, इंटर्ड का सब्जेक्ट कौन है, द फार्मर्स 1 year old सन। सो देन, तभी, इंटर द फार्मर्स 1 year old सन, किसान का 1 साल का बेटा दाखिल हुआ। तभी किसान का बेटा जो कि 1 साल का था वो दाखिल हुआ, ये भी कह सकते हैं। कहाँ पर, इन द आर्म ऑफ अ लेडी, उसकी हालत बता रहे हैं कि यानी एक औरत की गोद में, आर्म का मतलब बाँ होता है, यहाँ पर गोद ले सकते हैं। ओके, सो एक औरत की बाहों में नहीं कहेंगे, गोद कह देंगे, ठीक है। सो देन, तभी, इंटर द फार्मर्स 1 year old सन इन द आर्म ऑफ अ लेडी, कि किसान का 1 साल का बेटा जो कि खातून की गोद में था वो दाखिल हुआ, या वो आया भी आप कर सकते हैं। हो गया क्लियर। उसके बाद ऑन सीइंग मी, मुझे देखकर, ऑन सीइंग मी, मुझे देखकर, यहां पर आप कह सकते हैं मुझे देखते ही, यानी जस्ट सीइंग मी, मुझे देखते ही, या आप कह सकते हैं मुझे देखकर। द चाइल्ड, जो बच्चा था, ग्रेब्ड मी, उसने मुझे पकड़ लिया। फ्रॉम द टेबल, टेबल से, ओके, यानी टेबल पे था मैं, वहां से उसने मुझे पकड़ लिया। एंड पुट माई हेड इन टू हिज माउथ, और उसने मेरे सर को अपने मुंह में डाल लिया। पुट के मैंने रखना होता, लेकिन यहाँ पर डालना होगा। ओके, और उसने अपने मुंह को, यानी और उसने मेरे सर को अपने मुंह में डाल लिया। ओके गाइस, आगे क्या हुआ, आई शाउटेड सो लाउडली डैट, आई शाउटेड सो लाउडली डैट का तर्जुमा होगा कि मैं इतनी जोर से चिल्लाया कि, आई शाउटेड, मैं चिल्लाया, सो लाउडली, बहुत जोर से, डैट की, ये तर्जुमा हुआ। लेकिन जब इसको जोड़ देंगे उर्दू में कहेंगे आई शाउटेड सो लाउडली, मैं इतनी जोर से चिल्लाया। तो यहां पर अगर आप कोई जुमला बनाना चाहते हो कि मैंने उसको इतनी जोर से मारा कि वो गिर गया, या वो मर गया, या उसका हाथ टूट गया, तो आप यही स्ट्रक्चर लाएंगे, आई बीट हिम सो हार्शली, या सो फोर्सफुली, दैट ही डाइड, दैट ही ब्रोकन हिज लेग लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी जोर से के लिए सो डैट, अलग अलग एक साथ नहीं लाएंगे। ओके, सो आई शाउटेड सो लाउडली, मैं इतनी जोर से चिल्लाया, डैट की द बेबी ड्रॉप्ड मी, जो छोटा बच्चा था उसने मुझे छोड़ दिया। ठीक, आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक, आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक का तर्जुमा होगा, ये आपका शर्तिया जुमला है, आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रन अंडर मी। ठीक है, ये आपका शर्त असल है, इफ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रन अपॉन मी आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक। ठीक है, यहाँ पर आगे पीछे हो गया, ये जो है जजा है, यानी मशरूत है, शर्त ये है। ओके, सो आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक का तर्जुमा होगा कि मैं अपनी गर्दन तोड़ लिया होता। ब्रेक का मतलब तोड़ना, नेक का मतलब गर्दन, वुड हैव पास्ट के यानी माजी की बात को बतलाने के लिए अगर ऐसा होता। सो आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक का तर्जुमा होगा लफ्जी, कि मैं अपनी गर्दन तोड़ लिया होता। ये आपका लफ्जी तर्जुमा हुआ, लेकिन इस तरह हम उर्दू में नहीं बोलते हैं। उर्दू में कहते हैं हम मेरी गर्दन टूट गई होती। अगर आपको कहना हो मेरी गर्दन टूट गई होती तो आप ऐसे ही बोलेंगे, आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक। जैसे आप कहते हैं कि उसका पैर टूट गया, उसका बायां पैर टूट गया मिसाल के तौर पर, तो आप कहेंगे हिज लेफ्ट लेग हैज बीन ब्रोकन। ठीक है, ये भी ठीक है, बट अच्छा जो तर्जुमा होता है अंग्रेजी में, ये जो अच्छा जुमला होता है उसको बोलते हैं ही हैज ब्रोकन हिज लेफ्ट लेग। तो यहाँ पर वही ताबीर है, आपको ये ताबीर ज्यादा मिलेगी कि उसके बायां मेरी गर्दन टूट गई होती, लेकिन लफ्जी तर्जुमा होगा कि मैं अपनी गर्दन तोड़ लिया होता।
तो आप ये भी कह सकते हैं, और बेहतर है कि आप मेरी गर्दन टूट गई होती कहें तो ज़्यादा अच्छा है। इफ़ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रन अंडर मी, तो इफ़ अगर द मदर अम्मी यानी उसकी जो माँ थी, हैड नॉट हेल्ड उसने नहीं पकड़ा होता, हर एप्रन अपने एप्रन को, अंडर मी मेरे नीचे। ओके, यहाँ पर ये माना हुआ लफ्जी। तो इफ़ द मदर, देखिए एप्रन का मतलब होता है जो फालतू कपड़ा आप ऊपर से डाल लेते हैं ताकि आपका कपड़ा गंदा ना हो। जब आप किचन में होते हैं या बावर्चियों की अगर आप फोटो देखें तो वहाँ पर जो कपड़ा ऊपर से डाल दिया जाता है उसको एप्रन बोलते हैं। ओके, जिसको उर्दू में तहबंद भी बोल देते हैं, तहबंद। लेकिन तहबंद यहाँ पर वो माना नहीं है। एप्रन का मतलब तहबंद भी होता है, लेकिन एक्चुअल माना है जो कपड़ा हम ऊपर से डाल लेते हैं, जैसे बावर्ची खाने का जो कपड़ा होता है वो एप्रन कहलाएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा नेट पे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वो कपड़ा, ठीक है, या कोई दूसरा कपड़ा रहा होगा जो उस जो है वो औरत पहनी हुई थी और वो जायद था। ठीक है, तो औरतों के भी कई तरह के कपड़े होते हैं ऊपर, मतलब पहनने के लिए होते हैं जो जायद होते हैं। ठीक है, तो अपना मतलब रहा होगा उसका। तो यहाँ पर वही मतलब एप्रन का मतलब कि उसका जो जायद कपड़ा था या जो ऊपर से उसने पहन रखे थे, उसको अगर उसने नहीं पकड़ा होता, अंडर मी मेरे नीचे, ये पकड़ा होता, मैंने क्यों कहा हेल्ड का माना, लेकिन अच्छा तर्जुमा होगा पकड़ा करने के बजाय किया कर दें आप, ना किया होता। यानी कि अगर उसकी माँ ने अपना एप्रन मेरे नीचे ना किया होता, यहाँ पर गर्चे ना किया होता तर्जुमा हो रहा है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट या जो ख्याल ये जो तस्वीर जहन में आ रही वो ये है कि उसने यानी अपने एप्रन को पकड़ा हुआ था और मेरे नीचे किया था। ठीक है, जैसे कि अगर आप बागीचे में आप छोड़ रहे होंगे तो आपने शरारत की होगी, बागीचे में आप जाते थे तो आम, मतलब आम को पत्थर मार के गिराते हैं ना, हम लोग उसको बोलते हैं आम झोरना बोलते हैं मतलब आम झोरना कोई उर्दू नहीं है, यानी पत्थर मार गिराने के माने में आप ले। ठीक है, तो जब आम ही ना ले कोई और मतलब चीज़ ले ले जिसको आप तोड़ते हैं, तो आप क्या करते हैं, वो दौड़ते हुए ना कपड़ा पकड़ के, अगर कुर्ता पहने हैं लड़के हैं, कुर्ता पहने हैं तो आप देखे होंगे कि कुर्ते का कोना पकड़ लेते हैं और फिर उसको जो है उसी में डालने की कोशिश करते हैं कि इसी कपड़े में गिरे। तो वही सिचुएशन है बता रहा है वो। ठीक है, तो यही सिचुएशन है कि उसने जो है मेरे नीचे अपने एप्रन को कर दिया, ना किया होता। ओके, तो ये आपका शर्त है और ये आपकी जजा है, यानी मशरूत है। तो अगर उसकी माँ ने अपने एप्रन को मेरे नीचे न किया होता तो मेरी गर्दन टूट गई होती। क्यों? क्योंकि वो गिर जाता ना, बच्चा मुंह में लेने जा रहा था उसको अपने, और फिर अचानक ही उसने छोड़ दिया तो गिरने की हालत में था, लेकिन उसकी माँ ने उसे बचा लिया। लेटर, फिर, यानी बाद में, लफ्जी तर्जुमा का बाद में, लेकिन मतलब कुछ देर बाद, अब उनकी अपनी मीटिंग हुई, बातचीत हुई होगी, डाटा वाटा होगा, इसलिए यहाँ पर लेटर कर दिया, यानी थोड़ी देर बाद, या बाद में भी आप कर सकते हैं या फिर भी कर सकते हैं। शी पुट मी, उसने मुझे रखा, ऑन हर ऑन बेड, अपने खुद के बेड पर या बिस्तर पर। ओके, सो फिर उसने मुझे अपने खुद के बेड पर रख दिया। एंड कवर्ड मी, और उसने मुझे ढक दिया, विद अ क्लीन वाइट हैंकरचीफ, एक सफेद साफ सुथरे, हैंकरचीफ का मतलब है दस्ती। ठीक है, तो दस्ती यानी उसके पास रही होगी, और इसकी वजह यह है कि ये इनकी सारी चीज़ें बड़ी थी, तो जो आदमी था उनकी नज़र में तो बिल्कुल छोटा था, चींटी के बराबर या एक उंगली के बराबर कह सकते हैं। तो उसके लिए उसका जो दस्ताना दस्ती जो थी वही काफ़ी थी उसकी चादर के लिए, आदमी के। तो इसलिए यहाँ पर उसने ये ताबीर इस्तेमाल की है। ओके, सो एंड कवर्ड मी, और उसने मुझे ढक दिया, विद अ क्लीन वाइट हैंकरचीफ, एक सफ़ेद साफ सुथरी दस्ती से। हैंकरचीफ का मतलब दस्ती बोलते हैं उसको, रूमाल जिसे आप कहते हैं, रूमाल भी आप कह सकते हैं, हम लोग दस्ती ही बोलते हैं, दस्ती। ठीक है, तो रूमाल से, एक साफ सुथरे रूमाल से मुझे ढक दिया। अब यहाँ पर आप छुपाना नहीं कहेंगे, ठीक है, कवर का मतलब छुपाना भी होता है, लेकिन यहाँ पर मतलब ढकना होगा। ठीक है, आई स्लेप्ट, मैं सो गया। अब आगे हालत बता रहे, ड्रीमिंग ऑफ माई होम, अपने घर का ख्वाब देखते हुए, माई वाइफ, अपनी बीवी का ख्वाब देखते हुए, एंड माई चिल्ड्रेन, और अपने बच्चों का ख्वाब देखते हुए। ओके, तो इन सब का ख्वाब देखते हुए मैं सो गया। और ये कहानी है जिसको लिया गया है जॉनथन स्विफ्ट्स गॉलिवर्स ट्रैवल्स, यानी इनकी कोई किताब होगी
या इनकी जो है अपनी ऑटोबायोग्राफी होगी, उसमें इन्होंने अपने इस वाक़े का तज़किरा किया है। तो वहाँ से लेकर के एनसीईआरटी वालों ने अपनी किताब में इसको डाला था और एनसीईआरटी से मैंने लिया है। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारा जो फोकस होगा एनसीईआरटी वाले पर होगा अभी। इसकी वजह यह है कि इसका सिलेबस बहुत ही अच्छा है और इसमें आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी, यानी हर तरह के मौज़ूआत मिल जाएंगे, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसलिए भी मैंने यहाँ से लिया ताकि आपको मैं एक आइडिया दे सकूँ, एक रास्ता दिखा सकूँ, ताकि आप लोग उस रास्ते पर चल करके आगे जा सकें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर आगे जाएंगे अगर आप मेहनत करते हैं तो। ओके गाइज़, तो आज का हमारा सबक यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा और आपने जब पढ़ा था तो बहुत सारे जुमले आपको समझ में नहीं आए होंगे कि इसका तर्जुमा कैसे होगा, आखिर क्या कहना चाहता है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अब सारी बातें वाज़े हो गई होंगी आपके लिए। अब यहीं पर आपसे हम रुखसत होते हैं। इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात कल होगी अगले सबक में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।